हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 फिजिक्स का, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने अबाउट मैग्नेटिज्म जितना भी चीज़ें हैं वो कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मैटर। अब अगर हम आपको बोलें कि चैप्टर जो है आपको फ्री का नंबर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप बिलीव करोगे? ऑब्वियसली नहीं। मगर इस बार का जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का, जो चेंजेस हुआ है पैटर्न में सिलेबस की, उस वजह से क्या है, उस वजह से आपको एडवांटेज मिल रहा है। किस लिए? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो हट गया है, काफ़ी सारे डेरिवेशन हट गए हैं। ठीक है, सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ना है हमको, जैसे आपको लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस दिखाया था। ठीक है, सो लगभग लगभग इस चैप्टर से 40% सिलेबस हट गया है और 60% बचा है। उस 60% 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, यानी जो पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे 3-4 नंबर के लिए, इस बार क्या है वो 3-4 नंबर आपको 60% चैप्टर में मिल जाएगा। यानी अगर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी है, मैग्नेटिज्म बड़ा था, बहुत छोटा सा था मैग्नेटिज्म, है ना, इतने छोटा सा मैटर भी है। ठीक है, और इससे क्या है आपको 4 या 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म क्या होता है। कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, डायामैग्नेट है ना, या तो कोई नॉर्मल मैग्नेट है ना, सब चार के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, डायमैग्नेट वगैरह के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। मगर कोई भी मैग्नेट है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, चाहे वो बार मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, जो भी मैग्नेट है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता था, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चेंजेस होता था हमने पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में। यहाँ पे पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। अब देखो, यहाँ पे हमने कंसिडर किया एक ऑब्जेक्ट, एक सब्सटेंस, है ना, ये मैटर है हमारे लिए। इसमें क्या है, इसमें ये एटम से बना है। एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, यानी जब चार्ज फ्लो करता है, तो हमको क्या मिलती है, एक करंट मिलती है। चार्ज की फ्लो करने की वजह से हमको करंट मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे करंट मिल रही है, मगर क्या है वो बहुत छोटी सी करंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये करंट जो है ये एक इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रही है, जो छोटा सा चार्ज है ना। तो ये क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। अब अगर हम बात करें पूरे के पूरे सब्सटेंस में, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, और वो इधर उधर मूव कर रहे हैं रैंडमली। ठीक है, तो ये करंट आ रही है। आपको पता है करंट जब भी आती है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे इस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। अब देखो सबका मोशन अलग डायरेक्शन में होगा, सबका डायरेक्शन अलग होगी, हर मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन अलग होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, यानी उनकी डायरेक्शन जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड रहती है। तो अगर हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, किसी भी सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, फॉर एग्जाम्पल हमने इतना सा एक पार्ट कंसिडर किया, एक वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, जैसे मान लो 4 है, 4 मैग्नेटिक मूवमेंट को कंसिडर करें। वैसे तो बहुत सारे होंगे, मगर हमें 4 कंसिडर करें। देखो एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, एक के ऊपर है, एक की नीचे। ठीक है, अभी सब के सब जो है ये एक चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, सब के सब हैं एक चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, सेम है, हाँ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। लेट्स से आप मान लें 3 एम्पियर मीटर, इसे भी मैंने माना 3 एम्पियर मीटर, तो मैंने माना 3 एम्पियर मीटर एंड 3 एम्पियर मीटर। तो अगर हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, नेट इस बॉडी में कितना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, देखो 3 इधर है, 3 ऊपर है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, कैंसिल आउट कर देंगे। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0, है ना। मगर हम वही बात करें, वही सेम सब्सटेंस का एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम हमने लिया है अगली बार, लेट्स से वही है। ठीक है, अब पर हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है ना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमने डाल दिया है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें हमने डाल दिया। अब क्या होगा, देखो अब ये डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, इस पर टॉक लगेगा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेट्स क्या होता है, ऐसे अलाइन हो जाते हैं, मतलब टॉक लगने की वजह से क्या हो जाता है, अलाइन हो जाते हैं। देखो जैसे मान लो उसमें फोर्स लग रही है, अभी क्योंकि ये देखो एक मैग्नेटिक फील्ड डाले, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स क्रिएट करता है। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल मान लो, नॉर्थ पोल से जा रही है साउथ पोल में, इसमें भी पोल्स हैं, तो ये क्या होगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल की तरफ, ये मानो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अभी हम समझने के पर्पज से ले रहे हैं, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हम। तो ये क्या होगा, अलाइन, देखो फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है इस तरफ, एक फोर्स तरफ, जैसे एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स तरफ, देखो एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, तो क्या होगा, देखो अलाइन होगा हल्का सा, ये हल्का सा अलाइन हो जाएगा। अब हल्का सा ही हमने क्यों बोला, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बोला, बिकॉज जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा अलाइनमेंट होते रहेगा ऊपर। मतलब जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं अलाइन मैग्नेटिक फील्ड, वैसे वैसे अलाइनमेंट बढ़ रहे हैं। तो अभी हम मान रहे हैं कि हम धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, या हमने एक छोटी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो जिस वजह से अलाइनमेंट हो गया। तो जब इसी डायरेक्शन क्या होगी, हल्का सा इधर होगी,
इसी डायरेक्शन हल्का सा इधर होगी, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर पहले ऐसी थी, ऐसे हो गया हल्का सा, ये ऐसे था, ये हल्का सा ऐसे हो गया, ये ऐसे था, ये हल्का सा ऐसे हो गया। अब हम बात करें, देखो सब एकदम हल्का हल्का एक्स्ट्रा अलाइन हो गए, है ना। तो अगर हम इसका एंगल माने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, तो चारों एंगल चारों कंपोनेंट किस तरफ वाली क्या हो जाएंगे, एंगल की तरफ वाली, कॉस थीटा तो जाएगा m1 cos डेल्टा, m1 cos बीटा, सॉरी m2 cos बीटा, m3 cos अल्फा और m4 cos डेल्टा। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहा, क्योंकि ये अलाइन करेंगे इस तरफ, क्या हुआ, इस सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहा। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, तो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं लगाते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है उस मैटर के अंदर, जीरो। अब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पे लोहे का चुंबक, सॉरी लोहा पड़ा हुआ आयरन, दिस इज आयरन, ठीक है, तो क्या ये चुंबक है, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका खुद का, नहीं, मतलब है मगर वो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो जिसकी वजह से इसमें कोई मैग्नेटिक इसका बिहेवियर इशू हो रहा है हमको, ठीक है। मगर मानो हमने आपके पास में एक मैग्नेट ला दिया, ठीक है, अभी मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसके जो डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल वो अलाइन कर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेट्स से, ठीक है, अलाइन हो गए। अब ये क्या बन गया, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस बन गया, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जो भी मैटर है वो क्या हो जाता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है, कब, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा आई गेस। यहाँ पे अगर बात करें मैग्नेटिज्म मैटर की, क्या रीजन है मैग्नेटिज्म की इन मैटर, किसी भी मैटर सब्सटेंस में, मैटर मतलब जानते हैं कोई भी सब्सटेंस, मैटर में मैग्नेटिज्म की पीछे के रीजन क्या है, तो वो ये है, एवरी मैटर हैव फ्री या हैव मूविंग या फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट, जो कि बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अनमैग्नेटिक डाइपोल, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं ना। द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट व्हेन नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक field is applied is zero, है ना। देखो एवरी मैटर हैविंग हैव मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट अ मैग्नेटिक डाइपोल, हर एक मैटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसका खुद का एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है, और उस मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हम ना लगाएं, किसी मैटर कह रहा हूँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ना लगाए, तो वही लिखा है, एवरी मैटर हैव मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट अ मैग्नेटिक डाइपोल, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट व्हेन नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इज जीरो। कोई हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे, तब जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना होगा, जीरो। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो बिहेव करने लगेगा एज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा, है ना। अगर यहाँ पे हम आगे बात करें ऑन एप्लीकेशन of external magnetic field they get influence and show some magnetic moment on the basis of that magnetic moment behavior we categorize them into different type of magnetic मटेरियल, ठीक है। तो देखो जो अभी हमने आपको बताया वो सब हमने लिख दिया, क्या लिखा है, एवरी मैटर है, ये तो बता दें, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक्सटर्नल, तो उसके बेसिस में उनका मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन होता है ना। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड
शोज सब मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके जैसे वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट दिखाते हैं, है ना। पहले मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहता जीरो नहीं रहता, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, वी कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और इसी बेसिस में कि वो किस तरफ अलाइन हो रहे हैं, कितना अलाइन हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी शो हो रही है, इसी बेसिस में उनको कैटेगरी में बांटते हैं। कौन सी, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। और इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है, ठीक है। तो लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमको हमारा एम समझ में आ गया है कि हमको इस चैप्टर में, इस पार्ट में, इस चैप्टर के पार्ट में मैटर के साथ करना क्या है। हमको मैटर को कैटेगराइज करना है इनटू डिफरेंट फॉर्म। अब अगर हमको मैटर को कैटेगराइज करना है तो हमको पता होना चाहिए कि इस मैटर की क्या प्रॉपर्टी होगी, तभी तो हम कैटेगराइज कर पाएंगे। जैसे स्कूल में अगर मान लो आपको कैटेगरी में बांटना होता है, जैसे हम बोलते हैं कि देखो कुछ बच्चे ब्रिलियंट है, कुछ थोड़ा सा एवरेज है, कुछ वीक है पढ़ाई में, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, है ना। तो हम कैटेगरी बनाते हैं ना कि स्पोर्ट्स में कोई अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, वगैरह वगैरह, है ना। तो हम बोलते हैं कि किस फील्ड में अच्छा है, उसी तरह हम कैटेगरी बनाते हैं। तो वैसे हम यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस को स्टडी करेंगे तो हम उसी कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। उसी कैटेगरी बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर तो चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको स्कूल में बताना है कि पढ़ने में अच्छा है, तो हम क्या बनाते हैं, पैरामीटर बनाते हैं कि अच्छा 90 से ऊपर है तो अच्छा है, 60 से ऊपर एवरेज है, 60 से बिलो है, ऐसे करके बनाते हैं ना पैरामीटर्स। तो वैसे यहाँ हम पैरामीटर बनाएंगे। अब वो पैरामीटर्स क्या होंगे हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो पहले मैग्नेटिक डाइपोल सब रैंडमली अलाइन थे, ठीक है, सब रैंडमली अलाइन थे, ठीक है, रैंडमली अलाइन है ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, हमने इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बोल रहे हैं बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, अभी डाइपोल थोड़ा सा अलाइन हो जाएंगे, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसके बाद केस ही अभी क्या हुआ, थोड़ा अलाइन हो जाएंगे। जैसे मान लो पहले ये ऐसे था, ये हल्का सा ऐसे हो गया, ये हल्का सा ऐसे हो गया, जो ऐसे था कुछ ऐसे हो जाएंगे, जो एकदम स्ट्रेट है वो स्ट्रेट रहेगा, कुछ जो ऊपर की तरफ है वो हल्का सा ऐसे हो जाएगा, कुछ जो इस तरफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। जो ऐसे ही वो हल्का सा इधर लाइन हो जाएंगे, कुछ ऐसे ही तो हल्का सा इधर लाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई जैसे कोई ऐसे, है ना, तो ऐसे लाइन होंगे। मगर अब अगर हम देखें तो इनका नेट अलाइनमेंट कुछ ना कुछ है। पहले इनका रैंडम डायरेक्शन थी तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पहले जीरो था, अब कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब ये जीरो नहीं है क्योंकि ये अलाइन हो गया मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस होके इनके अंदर क्या हो गया, तो अलाइनमेंट हो गया। तो अगर हम बात करें एग्जांपल लेके समझे, तो मान लो हमने बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई थी वो थी 10 टेस्ला, ठीक है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसकी इनसाइड में, लेट्स से क्यों पहले नहीं थी ना, पहले नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना जीरो था, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी पहले जीरो रही होगी क्योंकि कोई इधर कोई इधर कोई इधर सबकी मैग्नेटिक फील्ड लगा। जैसे देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें करंट बनती है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करे ऐसे, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगी ऐसे, है ना। तो मान लो करंट ऐसे बन रही है, ठीक है। अब करंट बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। देखो करंट के डायरेक्शन में हम अपना बाकी उंगली रखते हैं राइट हैंड की, तो हमको थंब कहाँ पॉइंट आउट करता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, है ना। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इसी का दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक ऐसा, है ना, वो यहाँ है, वो यहाँ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बना दिए थे तो अपोजिट स्पिन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसे कोई ऐसे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक स्पिन ऊपर एक स्पिन नीचे, तो एक स्पिन ऊपर एक स्पिन नीचे, ठीक है, एक ही शेल में, तो एक स्पिन ऊपर है एक स्पिन नीचे है। तो इसका अगर स्पिन नीचे है तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ ऐसे आई, है ना। अब इसकी करंट ऐसे जा रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ऐसे रखा है हमने, तो ये बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, तो पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दूसरे वाले की बाहर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। पहले ये केस था। अब क्या है कि अभी थोड़ा सा ओरिएंट हो गया, थोड़ा रैंडमली अलाइन हो गए, अब इनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, अब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लियो देखो अभी पूरी तरह से अलाइन नहीं हुए बिकॉज जो कुछ है। अब मान लो कोई सब्सटेंस है जो पूरी तरह से भी अलाइन हो सकता है, ठीक है, तो वो अच्छा एक मटेरियल माना जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल। कुछ नहीं होते तो बुरे माने जाते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका है ग्लास है, नमक है, पानी है, ये सब क्या है, सोडियम क्लोराइड H2O, ये सब क्या है, ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये इतने अच्छे से अलाइन नहीं होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। कुछ अच्छे सब्सटेंस भी होते हैं जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये एकदम अच्छे से अलाइन हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डोमेन होता है, वो हम आगे देखेंगे बहरहाल। अभी के लिए हम समझें कि कुछ अलाइन हुए तो इनका मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर बन गया, मानो 2 टेस्ला का, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल हमने लगाया, प्लस इंटरनल,
देखो क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये डायपोल भी इधर लाइन हो गए, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगी। अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाएगी, 10 + 2 ये हो गया हमारे 12 टेस्ला, है ना। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, पहले हम इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं एक टर्म से जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो अब यहाँ पे हम बताया ना कुछ पैरामीटर्स हम यूज करेंगे जिससे हमको हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हमको मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर पढ़नी है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमको पता होना चाहिए कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको प्रॉपर्टीज जानने में हमको हेल्प करेंगे ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम दिखाते हैं एम से। आपके एनसीईआरटी में कैपिटल एम लिया हुआ है तो हम भी एम लेके चल रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं सिंबल्स, मगर यहाँ पे हम एम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके अंदर कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ, अंदर कितना अच्छे से डायपोल अलाइन हो गए। अब डायपोल कितना अच्छे से अलाइन होंगे कौन बताएगा, डायपोल मूवमेंट, है ना। कितना अच्छे से लाइन होंगे डायपोल, वो डायपोल मूवमेंट बताएगा। अगर कोई एकदम परफेक्टली लाइन हो गया तो डायपोल मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा। कोई अगर रैंडमली जैसे ये लाइन करेंगे तो उनमें कुछ कम होगा, कोई एकदम रैंडमली लाइन है तो उनका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको डायपोल मूवमेंट जानने में कौन हेल्प करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो ये होता है क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, यानी अगर हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो गया, कौन बता रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पे ये करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटे से वॉल्यूम में जैसे हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है ना, जिसमें रैंडमली ओरिएंटेड थे डाइपोल, ठीक है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भेजी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे सब्सटेंस के सारे मैटर को इन्फ्लुएंस कर रही है, नहीं, ये सिर्फ इतने रीजन में कर रही है, इतने रीजन में। तो अलाइनमेंट भी कहाँ होगा, इतने रीजन में होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे जितना वॉल्यूम कंसिडर किया है उस वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम में कितना ज्यादा डायपोल मूवमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अगर हम कोई भी एक पूरे पूरे वॉल्यूम हमारे पास है, उसमें हम एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं ना, ये वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में कितना मैग्नेटाइजेशन है ना। अगर उसको हम निकालिए फिर पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पूरा आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लो आपके पास खून देना है, आपका ब्लड है, या आपके वेन्स में आपको ब्लड है, या आपका ब्लड है, इसमें कितने प्लेटलेट्स है, कितने प्लेटलेट्स है, कैसे पता चलेगा। अब आप पूरा खून निकाल के उसको फिर क्या बोलते हैं, गिनते तो है नहीं, क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। लेट से आपके बॉडी में खून है 7 लीटर और आप उन्होंने लिया 7 मिलीलीटर खून आपकी बॉडी से, ठीक है। 7 मिलीलीटर खून लिया, 7 लीटर में से 7 लीटर खून लिया और उसमें देखा उन्होंने कितना प्लेटलेट्स है, ठीक है। रेशियो निकालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है लेट से 7 ml खून में प्लेटलेट्स है लेट से 1000, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब 7 ml में 1000 है तो 70 ml में कितना हो जाएगा, 70 ml में हो जाएगा, 7 ml में 1000, 70 ml में 10,000, 700 ml में कितना हो जाएगा, 700 ml में हो जाएगा 1 लाख, है ना। अगर हम बात करें 7000 ml में कितना हो जाएगा, तो जाएगा लगभग 10 लाख, हो जाएगा 10 लाख, है ना। यहाँ पे हमने क्या, एक छोटा सा सैंपल लिया, एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया, छोटा सा वॉल्यूम उसका निकाला और देन उसको पूरे वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो हमको आ गया 700 ml कितना होता है, 7 लीटर, 7 लीटर में कितना है 10 लाख प्लेटलेट्स, है ना। तो ये एक बस तरीका है समझाने का, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को बायो नहीं पढ़ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, एक छोटा सा सैंपल लिया, उसमें कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उस छोटे सैंपल में, यानी पूरे ऑब्जेक्ट में भी ज्यादा सैंपल, जो मतलब पूरे ऑब्जेक्ट में भी या पूरे बॉडी में भी क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। छोटे सैंपल में जितना मैग्नेटाइजेशन उतना ही पूरी बॉडी में होगा, ठीक है, जहां तक वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। वो छोटा सा वॉल्यूम कितना लिया आपने, समझना कि नहीं है। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है क्या, I × A / V, ठीक है। करंट इनटू एरिया, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, और वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। तो आई की यूनिट, करंट की यूनिट एम्पेयर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। जहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट गया, यहाँ पे 1 मीटर बचेगा, तो हो जाएगा
एम्पियर पर मीटर, देखिए ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब बात हो गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, तो बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, किसके लिए था? ये किसके लिए था? इंटरनल की बात होती है, क्योंकि इनसाइड में कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं बाहर से हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड डाली है। ठीक है, तो बाहर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड डाली है? तो अगला पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम डिनोट करेंगे एच से। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे एच से। अब ये क्या होता है, देखो अब अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इंटरनल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये हमको बता रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है सब्सटेंस, है ना। अब वो किसकी वजह से मैग्नेटाइज हो रहा है, बाहर कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ना। क्या डायपोल अलाइन होते बिना मैग्नेटिक फील्ड के? नहीं, नहीं होते है ना। बट तो ये बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ये इसका अगर हम रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल। अच्छा देखो, एक चीज समझना यहाँ पे कि अगर हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो ये इंटरनल फिनोमिना है। अगर हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक्सटर्नल फिनोमिना है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है एच कैपिटल एच, ये क्या है, बाहर से हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, है ना, और अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो इनसाइड का है। अगर हम बात करें बाहर की, कितनी बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, वो खाली और खाली मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता, यानी उस सब्सटेंस के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, उस मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब वो डायपोल से कैसे अलाइन होगा, वो बताता है एच। यानी देखो यहाँ पर कोई सैंपल है, इसमें लेट से हमारे पास एक डायपोल ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है ना, और यहाँ पे एक और सब्सटेंस है, इसी डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, ऐसे अब मैग्नेटिक फील्ड लगाई दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लगाई। ठीक है, दोनों में सेम मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अभी मैग्नेटिक फील्ड की रिस्पॉन्स में ये वाला जो डायपोल है, ये अलाइन हो गए परफेक्टली एकदम। ठीक है, ये परफेक्टली अलाइन हो गए। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये उसके इनवर्स में अलाइन हो गए, यानी पहले ऐसे थे या पहले रैंडमली थे, अब देखो ऐसे हो गए। ठीक है, अब ये होते हैं, ऐसा होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, जहाँ हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये होता है। तो देखो एक इस तरफ अलाइन हो गया, एक इस तरफ अलाइन हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट ना किसकी वजह से, ये सब्सटेंस की नेचर की वजह से, है ना, और बाहर लगाई हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो बाहर वाले जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो खाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती, यानी वो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो खाली बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाना है उस पर डिपेंड नहीं करती, ये इस पर भी डिपेंड करती है कि ये मटेरियल कैसा रिस्पॉन्स करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ठीक है, अब वो जो प्रॉपर्टी होती है उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को, कि क्या बोलते हैं, वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा या वो कितना एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यानी अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, है ना, सो वो किस ऑर्डर में रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, उसको हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, कि वो किस तरफ अलाइन होगा, है ना, और वो कितना ज्यादा उस मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिएबिलिटी सॉरी, तो हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। यानी हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई, है ना, और वो सब्सटेंस इतना ज्यादा उसमें अलाइन हो रहा है, किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, वो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, यानी वो किस ऑर्डर में अलाइन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी, और वो कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम बोलेंगे परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अभी हम यूज करेंगे, बाकी ये आगे हम समझा देते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक में यही है ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी, उसमें हम उसको डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे उस मीडियम में कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है परमिएबिलिटी। देखो जा रहे हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सटर्नल applied magnetic field to the permeability of medium। ठीक है, एक एग्जांपल ही समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो तो पहले ये लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिएबिलिटी। ठीक है अब यहाँ पे हम बात करें, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास दो कंटेनर है, एक में हमने रखा है स्पॉन्ज। ठीक है, स्पंज, स्पंज होता है ना जिससे बर्तन धुलते हैं, या तो वो यूज होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है अच्छे से, मतलब जब दबाते
ठीक है, स्पॉन्ज बोलते हैं उसको। यहाँ पे हमारे पास एक तरह से लेट से थर्मोकॉल है, थर्मोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने पानी डाला, दोनों में पानी डाला, ठीक है, दोनों में पानी डाला, तो क्या होगा, स्पॉन्ज जो है ये ज्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और थर्मोकॉल कम पानी अब्जॉर्ब करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये इस मीडियम की प्रॉपर्टी है। हम पानी भले ही दोनों में बहुत ज्यादा डाल दें, मतलब कि दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ पानी अब्जॉर्ब करेंगे, नहीं, ये ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगा, ये कम करेगा, ठीक है, ये ना मतलब इतना कम करेगा कि हम बोलते हैं किया ही नहीं इसने, यानी ये तो एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पानी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि हमने बाहर से कितना पानी डाला, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसने कितना एब्जॉर्ब किया मैग्नेटिक फील्ड को, वो हो गया परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये ऐसे रिलेट करते हैं। तो बाहर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा जाओ वो मैटर नहीं करता, खाली वो मीडियम उस परमिएबिलिटी को कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके वो कितना ज्यादा अलाइन कर रहा है। इस पे भी जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की टाइम बात करें तो हमने एक वुड लिया और एक लोहा लिया, अब आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, कौन अच्छे से अलाइन करेगा अपने डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को? सो ऑब्वियसली आयरन अच्छे से अलाइन करेगा और वुड नहीं करेगा। तो वैसे ही वो खाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी, आप चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, उसकी परमिएबिलिटी भी तो डिपेंड करती है, यानी उसकी परमिएबिलिटी कितनी है उस पर भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमिएबिलिटी कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच रिलेशन निकालने की कोशिश करें, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करें, तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड द सब्सटेंस, अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यानी यहाँ पे कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर देखा था ना, बाहर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाए 10 टेस्ला, अंदर कितने मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उस देखो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके वो थोड़ा सा अलाइन कर जाएगा, वो थोड़ा सा अलाइन कर जाएगा ऐसे उसी डायरेक्शन में, ठीक है, अलाइन कर जाएगा, तो उसकी खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, कितनी मैग्नेटिक 2 टेस्ला। अब इस सब्सटेंस के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाहर से लगेगी 10 टेस्ला और इसी खुद की 2 टेस्ला, कितनी होगी, बी इनसाइड प्लस बी एक्सटर्नल, यानी बी इंटरनल प्लस बी एक्सटर्नल। तो हम लिखते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसी प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है कि बाहर से हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई, दैट इज एच, या पहले हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना ज्यादा उसने एब्जॉर्ब किया, ये देखो इसकी इंटरनल है 2 टेस्ला, और बाहर से कितनी लगा दें, दैट इज एच। अंदर से जो इंटेंसिटी हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एम बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एच बोलते हैं। तो अंदर उसने कितना मतलब डायपोल को अलाइन किया है, दैट इज एम, और बाहर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, दैट इज एच, तो एम प्लस एच के बराबर होगा। देखो ना यहाँ पे हमने कहा ना, बी नेट कितना हो जाएगा, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज म्यू नॉट एम प्लस एच। अब म्यू नॉट क्या है, ये परमिबिलिटी है किसकी, परमिबिलिटी है कि मीडियम की, कि वो उस एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये रिलेशनशिप आ जाती है बिटवीन एम एच एंड बी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इनका रिलेशन। आई होप क्योंकि काफी डिटेल में समझाया तो समझ में आया होगा। तो अभी से हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी, तो नोट करना कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले डील किया था ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम नोट करेंगे काई से, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे म्यू आर सी, ठीक है। इस दोनों के बारे में हम बात किया था लास्ट टाइम। तो ये होता क्या है देखते हैं। तो देखो ससेप्टिबिलिटी क्या होता था, हमने थोड़ी पहले देखा था। ससेप्टिबिलिटी समझने के लिए हम एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई एच, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमने जो लगाई, और इस मीडियम में कितना पोटेंशियल है कि उसको कितना एब्जॉर्ब करे, तो है ना, तो एच होता है एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बाय परमिएबिलिटी, है ना। तो हो गया एच, बाहर से लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड, अंदर इसने डायपोल को अपने अलाइन किया, है ना, इस मीडियम ने अपने डायपोल को अलाइन किया, और इसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। तो हम जैसे जैसे बाहर के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मैग्नेटाइजेशन फैक्टर बढ़ रहा है। तो हम बोलें तो लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन जो होगा, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एच के, यानी मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है डायपोल अलाइन कर रहा है अपने आप को, है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। अब जैसे मान लो कोई डायपोल है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई
तो ये हल्का सा अलाइन हो गया। हमने और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई और अलाइन हो गया, हमने और स्ट्रॉन्ग लगाई तो और अलाइन, फिर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये एकदम अलाइन हो गया। तो ये हो क्यों रहा है? बिकॉज हमने बाहर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई उतना अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी उठाते हैं क्या आता है, म्यू इक्वल्स टू काई एच, और यही होता है ससेप्टिबिलिटी कि वो कैसे अलाइन कर रहा है अपने आप को, ये बताता है ससेप्टिबिलिटी, यानी कितना अलाइन कर रहा है। तो यहाँ से एच इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में काई को लिख सकते हैं एम बाई एच, तो यही हो जाता है। क्या होता है ये? इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने बाहर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ना, और वो कितना एब्जॉर्ब हुई, और वो कितना ज़्यादा अपने आप को अलाइन कर लिया मीडियम, उसी को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ससेप्टिबिलिटी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट डिटरमाइंस द कैपेबिलिटी या तो कैपेसिटी बिलिटी ऑफ द मीडियम और ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द मैटर टू अलाइन इटसेल्फ, है ना। ये एक आउट ऑफ द टॉपिक डेफिनेशन है, आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए कि होता है क्या है ससेप्टिबिलिटी लिखा है। इट डिटरमाइंस द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल टू ऑफ द मैटर टू अलाइन इटसेल्फ, यानी इस मैटर के अंदर जो डाइपोल है इसकी कितनी कैपेसिटी है कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलाइन कर रहा है, ये बताता है ससेप्टिबिलिटी, है ना। कैसे बता, देखो क्या होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन टू द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये होता है काई। ठीक है, यानी वो कितना अपने आप को अलाइन कर रहा है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसी को हम बोलते हैं, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अभी इसको रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, तो इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। रिलेटिव परमिबिलिटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये है कि रिलेटिव परमिबिलिटी होती है कि उस मीडियम की परमिबिलिटी कितनी है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम के अंदर जो भी मीडियम लेने, जैसे आप आयरन लेने तो आयरन की परमिबिलिटी, वुड लेने तो वुड की परमिबिलिटी, यानी हमको पता है कि अगर मैग्नेट लगाएंगे बाहर से तो आयरन अच्छे से अलाइन करेगा, तो आयरन की परमिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बात करें वुड की, वुड इतना अच्छे से अलाइन नहीं करता अपने आपको, लकड़ी का पीस, है ना, तो उसकी कम है। टू द एक्सटर्नल परमिबिलिटी, यानी परमिबिलिटी उस एयर की या तो वैक्यूम की, मतलब जिस मीडियम में हम लगा रहे हैं उस वैक्यूम की परमिबिलिटी टू द मीडियम की परमिबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका दो फॉर्मूला बनता है, तो लिख सकते हैं इट इज, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट इसलिए हमने बताया, इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेट करना, किसको हम रिलेट कर रहे हैं, मीडियम की परमिबिलिटी को टू द वैक्यूम परमिबिलिटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी एम म्यू आर, रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम आउटसाइड, है। ये पहला फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला होता है म्यू आर का, ये होता है बी बाई एच, ये होता है बी बाई एच। देखो ये एम बाई एच होता है, ये बी बाई एच होता है। एम होता है कि कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, बी होता है कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है इनसाइड द, देखो अब हम समझा रहे हैं, अब इसे डाइपोल अलाइन हो रहे हैं, है ना, वो कितना ज्यादा अलाइन हो रहे हैं, वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब वो डाइपोल अलाइन होने के बाद कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वो भी हम समझते हैं। देखो पहले इसको लिख लेते हैं, समझते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, और इट इज द ratio of magnetic field, sorry, the ratio of magnetic field inside the matter to the intensity of magnetic field applied। दोनों डेफिनेशन से सही है।
कि दोनों फॉर्मूला सही है, दोनों डेफिनेशन सही है। तो अगर हम समझते हैं, देखो आप समझा रहे हैं, समझना। तो मान लो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई, दैट इज एच, ये तो सेम है दोनों के लिए, देखो एच एंड एच, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। एच होता क्या है वैसे हमने समझ लिया कि बाहर से हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं और उस मीडियम के अंदर कितनी क्षमता है उसको एब्जॉर्ब करने की, दैट इज एच, है ना। अब हम बात कर रहे हैं एम की और वी की, ठीक है। अब मान लो बाहर से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो है 10 टेस्ला, लास्ट वाला एग्जांपल, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसकी खुद की वो है 2 टेस्ला, है ना। कितनी डेवलप हो रही है? 2 टेस्ला। तो ये जो 2 टेस्ला डेवलप हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे जो इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड है, यानी क्या, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर, यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? इनसाइड द मैटर, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर। अब हम बात कर रहे हैं एम की मैग्नेटाइजेशन की, तो ये बताता है कि वो डायपोल, मतलब मैग्नेटिक डायपोल अपने आप को कितना अलाइन कर रहे हैं, वो डायपोल अपने आप को कितना अलाइन कर रहे हैं, वो है मैग्नेटाइजेशन। तो दोनों में डिफरेंस है, अब देखो समझाते हैं। अब हम एग्जाम्पल एक समझेंगे तो समझ में आ जाएगा एक बार में सब कुछ, ठीक है। तो दिस इज अपना मैटर, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये डायपोल दूसरी तरफ अलाइन हो गया, मतलब अलाइन तो हो गया मगर वो दूसरी तरफ हो गया, ठीक है, अलाइन हो गया, दूसरी तरफ अलाइन हो गया, ठीक है। और इसकी अलाइन होने के बाद देखो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई 10 टेस्ला, ये अलाइन हुआ दूसरी डायरेक्शन में और उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, ठीक है। तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखो एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना बचेगा 10 - 2 8 टेस्ला, ठीक। एक और केस लेते हैं, अगली बार हमने वही मैग्नेटिक फील्ड लगाई, है ना, और ये अलाइन होगी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई 10 टेस्ला, अंदर हुआ अलाइन 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद, अलाइन होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 10 + 2, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 12 टेस्ला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड दोनों में लगाई और दोनों ही अलाइन हो गए। अब ये किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं ये मुझे बताता है ससेप्टिबिलिटी, यानी ये किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं ये मुझे बताता है ससेप्टिबिलिटी। तो अगर किसी की ससेप्टिबिलिटी माइनस में, देखो ये कितना है -2, तभी तुमने किया 10 - 2, यहाँ -2 लिखा ना, ये -2 है, यानी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है किसकी, देखो अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें ससेप्टिबिलिटी की, आगे ये म्यू एम कितना है मैग्नेटाइजेशन माइनस, यहाँ पे ये कितना है बाहर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी इंटेंसिटी और ससेप्टिबिलिटी माइनस आ रही है, किसके लिए, यह है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, वो पास नहीं आती है, क्यों, क्योंकि उनकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, नेगेटिव है। देखो हम इसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैटर का। हमने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक या तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर जाए वो हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब यहाँ ससेप्टिबिलिटी की टर्म में बात करें तो जिसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है वो होगा पैरा एंड फेरो, जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन के टर्म में बात कर रहा था कि किस डायरेक्शन में अलाइन है, मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड देखो कितना हो रहा है इसका 12 टेस्ला, और कितना हो रहा है 8 टेस्ला, समझ में कि नहीं है। तो जिसका मैग्नीट्यूड प्लस मतलब काफी ज्यादा होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक, उससे कम वाला पैरामैग्नेटिक, और जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है वो होता है डायमैग्नेटिक। देखो यहाँ जैसे मान लो 12 टेस्ला किसका था, फेरोमैग्नेटिक का, यहीं पे अगर पैरामैग्नेटिक बात करें, पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा कम अलाइन करता है, फेरो को जितना नहीं करता है, तो मान लो उसने अलाइन किया 1 टेस्ला तो उसका हो जाएगा 11 टेस्ला, बाहर से 10 अंदर 1 कर रहे हैं 11 टेस्ला, और ये अपोजिट में क्या टेस्ला -2, जिसका 8 टेस्ला। तो जिसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो क्या हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, जिसका उससे कम वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और जिसका सबसे कम वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। देखा ये क्या है, मतलब एक बार में समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि हमको कौन से समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कैसा नेचर रहेगा मटेरियल का। अभी देखो कितना ज्यादा इसका होगा या कितना कम होगा ससेप्टिबिलिटी या तो ये आपका परमेबिलिटी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आए। अभी किसी से समझाने के पर्पज से बताया, तो ये जो है ये सिर्फ 12 टेस्ला 11 टेस्ला 8 टेस्ला ये सिर्फ बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, ठीक है। समझ में क्या होता है कौन सा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के इनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग, मान लो उसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, मिटा रहे इतना, ठीक है। ठीक इतने में करते हैं, देखो ठीक है, चलो तक काफी। तो अगर हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, तो क्या निकलेगा, देखो अब हमको पता है यहाँ से हमने ससेप्टिबिलिटी निकाला था, देखो m कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा तो काई इंटू एच, ठीक है ना, ठीक है। चलो इतना करते हैं। अब देखो अगर यहाँ से रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो हम जो अभी फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था वही यूज करेंगे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा
वो होता है म्यू नॉट एम प्लस एच, एम प्लस एच। ठीक है, चलो अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं एम प्लस एच, इसको हम ऐसे कर लेते हैं एच प्लस एच, चलेगा ना, एम प्लस एच प्लस एम दोनों एक ही चीज़ है, 1+2 या 2+1 बात वही है, सिर्फ आसान करने के लिए हमने किया। ठीक, अब देखो यहाँ से म्यू नॉट वैसे ही है, एच वैसे ही है, अब एम कितना हो जाएगा, एम होता है काई इंटू एच, तो हो जाएगा काई इंटू, हमने ये इसलिए लाया क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है रिलेटिव परमेबिलिटी और काई के बीच में, तो यहाँ पे काई लाना जरूरी था, तो इसलिए एम एम को लिख दिया काई इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे एच एच कॉमन है, इसको हम बाहर ले ली, तो हो जाएगा म्यू नॉट एच 1 प्लस काई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें बी इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट एच 1 प्लस काई, अब एच म्यू नॉट एच इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, सो बी अपॉन म्यू नॉट एच इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, अब समझना बी अपॉन एच क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, मगर यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी किसके लिए करते हैं, मीडियम के लिए। अब माना अगर बी था, अगर हम बात करें बी मीडियम के लिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनसाइड कितना है, बी इनसाइड बाय एच, अगर हम बी नॉर्मल बी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय एच करेंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाएगी, मगर हम बात करें इनसाइड कितना है तो आ जाएगी परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। देखो वो मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ की ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो बताता है कि वो परमेबिलिटी कौन सी होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की ले रहे हैं तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड के लिए बी आउटसाइड बाय एच हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, अगर हमने बी लिया इनसाइड बाय एच तो जाएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, हमने बाहर टोटल लिया तो हो जाएगा बी टोटल बाय एच तो हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी, है ना। यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, इनसाइड, क्योंकि देखो ना ये किसका था, ये फॉर्मूला में यहाँ पे बी क्या होता है, इनसाइड, मीडियम का कितनी परमेबिलिटी होती है, क्या है बी इनसाइड है, बी इनसाइड बाय एच क्या हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि ये किसी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी बाय एच क्या हो जाएगा म्यू नॉट, सॉरी म्यू मीडियम की परमेबिलिटी, अच्छा आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो बी बाय एच क्या हो गया परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, और म्यू नॉट क्या हो गया परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस जो भी है वैक्यूम 1 प्लस काई। यहाँ पे म्यू बाय म्यू नॉट हमने कहा था कितना होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 प्लस काई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या है रिलेशन, फॉर्मूला, डेफिनेशन, बेसिक्स और ये रिलेशन सब समझ में आ गया। तो ये 4 फैक्टर होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी, इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि सब्सटेंस कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिक समझ में आ गया होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंस के बारे में, डाया, फेरो और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अब हम लोग को बेसिक समझ में आ गया, तो हम लोग सब समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मैटर कितने टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक मैटर कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है डायामैग्नेट। ठीक है, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे तो सब कुछ समझ जाएगा। तो डायामैग्नेट क्या होता है, तो डायामैग्नेट वो सब्सटेंस होता है, अभी आपको पहले बताया डायामैग्नेट वो सब्सटेंस होता है जिसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसके मैग्नेटिक डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब अगर मन में आ रहा हो क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, यार ये नेचुरल चीज़ है, मतलब ये होती ही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मीडियम की। ठीक है, अब जो होता है वो तो होता है ना, उसको क्या कैसे मतलब जस्टिफाई करोगे। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी है कि ये होते हैं, अभी किस सब होते हैं, इनकी मर्जी, ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, अब वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपके 12th क्लास तक में नहीं पढ़ना, हमको आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे अभी के लिए 12th तक के लिए इतना जरूरी नहीं है। 12th तक के लिए इंपॉर्टेंट ये कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाओगे तो लाइन इस तरफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आप इस डायरेक्शन में लगाओगे तो इस तरफ लाइन हो जाएगी, यानी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ये इनके मैग्नेटिक डायपोल अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे इनके मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बन रही है, देखो मान लो इनकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ठीक है, डायपोल की वजह से, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसी वजह से क्या होता है इनके बीच में रिपल्शन होता है, किसके बीच में, मैग्नेटिक सब्सटेंस के और इनके बीच में क्या होता है रिपल्शन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कहानी, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड उल्टी तरफ लगाई, मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरफ लगाई मान लो, ठीक है, तो आप डायपोल क्या होगा इस तरफ लाइन देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो दीज सब्सटेंस have the ability for their magnetic dipole to align themselves in opposite direction to the magnetic field, magnetic field के अपोजिट डायरेक्शन में ये अलाइन कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो जिसकी से क्या होता है, दे मूव
अवे और रिपेल अंडर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। यानी जब भी कोई हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट सामने लेके आते हैं तो ये रिपेल होते हैं, उससे उसके से दूर जाते हैं, ठीक है, या तो उससे हटते हैं, उससे मूव अवे करते हैं, उससे दूर जाते हैं, है ना। तो ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड डालने से क्या करते हैं, थोड़ा दूर तक जाते हैं। इसे एग्जाम्पल ले लें अगर हम, तो होता है पानी N2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड नाइट्रोजन की बात नहीं हो रही, यानी जो हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है इस टाइम, उस पे, ठीक है। और हो सकता है नमक इसका NaCl, है ना। बिस्मुथ एग्जाम्पल इसका कॉपर है। ये सब क्या है, इस एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो सब्सटेंस रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आके, उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इससे अगला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अभी हम लोग का मेन एम क्या था चैप्टर में, पहले मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना, फिर मैटर के बारे में पढ़ना। तो ये मैटर तो आगे हम लोग मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है। तो इसकी जो है मैग्नेटिक डायपोल वो हल्का सा अलाइन कर गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा अलाइन कर गया, देखो हल्का सा अलाइन कर गया उसकी तरफ, एकदम एग्जैक्टली नहीं, हल्का सा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, यानी जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ मूव करने लगेगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी चुंबक है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। तो इसमें क्या होता है, द डायपोल, द मैग्नेटिक डायपोल, द मैग्नेटिक डायपोल ऑफ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस align themselves as same direction या in same direction as external magnetic field, as external magnetic field, thus getting weakly attracted towards external magnetic field। तो इससे क्या होता है, इससे इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हल्का हल्का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है, हल्का सा। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें, इससे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल, ऑक्सीजन वगैरह इसके एग्जाम्पल है। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जब बनता है, ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है मतलब कि जैसे मान लो कोई भी आपको सब्सटेंस दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज व्हाट, तो ए बी सी ऑप्शन दे देगा, या तो पूछ लेगा एग्जाम्पल। तो इसके क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। जब यार लास्ट टाइम जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ टर्म 1 टर्म 2 वाला, उसमें काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी याद रखना जरूरी है। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो रिपेल करते हैं उनके एग्जाम्पल है पानी, N2, नमक, बिस्मुथ, कॉपर वगैरह। इसमें एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना जरूरी है, एग्जाम्पल भी याद रखना। बाकी और भी एग्जाम्पल्स हैं बुक में, और बाकी अगर चाहे तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ याद रखना जरूरी है, कम से कम 7-8 एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद आता है अगला सब्सटेंस जो है फेरोमैग्नेट्स। थर्ड वन इज फेरोमैग्नेट। देखो फेरोमैग्नेट के अंदर एक खासियत ये होती है कि इसमें भी रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसमें भी इसके जितने भी मैग्नेटिक डायपोल हैं सब ओरिएंटेड होते हैं, वहाँ इनकी हल्का सा अलाइनमेंट क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लो जितने इस रीजन के पार्टिकल हैं उनका अलाइनमेंट सेम तरफ होगा, ठीक है। इनके बीच में डोमेन बनता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या है, टेरिटरी है, रीजन है, जिसमें उस रीजन के अंदर सारे के सारे जितने भी डायपोल हैं उनके डायरेक्शन सेम है। तो देखो इन सब के डायरेक्शन सेम है, तो मैंने बोला ये डोमेन है इसका, ठीक है। लेट्स से जैसे अगर हमने बोला इतने रीजन में जो है जितने मैग्नेटिक डायपोल उनका रीजन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतने रीजन में क्या है, जितने डायपोल उनका डायरेक्शन क्या है, अप साइड यानी ऊपर की तरफ। इतने रीजन में जितने पार्टिकल उनका डायरेक्शन है
और नेगेटिव साइड, ठीक है, और जितनी इस तरफ है उनका डाउन, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर और नीचे, ऐसा नहीं। किसी का मान लो ऐसी डायरेक्शन हो, है ना, यदि पार्टिकल डायरेक्शन ऐसे हो, है ना, हल्का सा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, हल्का सा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन किसी भी एंगल पे हो सकता है, पर्टिकुलर एंगल पे। मगर इसमें क्या है, इसमें डोमेन बनते हैं। मेन चीज क्या है, इसमें डोमेन बनते हैं। डोमेन क्या है, वो रीजन जिसमें क्या है, सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें खासियत ये है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो देखो कुछ तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, जैसे ये रीजन जो है ये डोमेन, ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है ना, कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, हल्का सा अपने को अलाइन कर लेते हैं डायरेक्शन में, कैसे, और कुछ क्या है वो हल्का सा ऐसा कर लेंगे लाइन, यानी तो देखो कुछ रीजन ऐसा होता है जिसमें ऑलरेडी अलाइन है ना, तो उसे क्या मिला एडवांटेज, क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरफ अलाइन हो गया और ज्यादा अच्छे से, बाकी बच्चे भी अलाइन करके। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो क्रिएट होता है वो और ज्यादा क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक, यानी इसमें जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनका जो अट्रैक्शन होगा वो और ज्यादा स्ट्रांगली होगा, यानी और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इनका ऑलरेडी इनके पास क्या है, डोमेन टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें ऑलरेडी इनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेट डायपोल मोमेंट, इनका डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड की तरह, है ना, मैग्नेटिक की तरह सेम डायरेक्शन, और कुछ बाकी बच्चे वो भी कर लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका सेम नहीं था, यहाँ पे इन्होंने सेम किया, कितना किया, बहुत कम हद तक, मानो कुछ हद तक किया इन्होंने, मैंने कुछ जैसे ऐसे थे हल्का सा ऐसे हो गए, है ना, या ऐसे थे एकदम हल्का सा ऐसे हो गए, या ऐसे थे हल्का सा ऐसे हो गए, यानी हल्का सा डायरेक्शन में लाइन के, पूरी तरह से नहीं। इनके पास तो ऑलरेडी एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा डोमेन है, या एक से ज्यादा डोमेन ऐसा है जो ऑलरेडी अलाइन है सेम एज मैग्नेटिक फील्ड, जिनकी डायरेक्शन अलाइनमेंट की सेम है एकदम मैग्नेटिक फील्ड का, तो इनके पास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इनका जो इंटेंसिटी होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक का, वो इनके ऊपर और ज्यादा होता है ना। तो इसमें क्या होता है, दे एग्जिस्ट इन डोमेन। अब डोमेन क्या होता है पता है ना, रीजन इन विच ऑल द मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर ऑल मैग्नेटिक डायपोल। ऐसा रीजन जैसे मैग्नेटिक डायपोल जितने भी हैं सबका क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट इन डोमेन, तो इससे फायदा क्या हुआ, है ना, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके दे अलाइन themselves more accurately या more precisely या towards the external magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में अपना को बहुत अच्छे से रहते हैं। दस इस वजह से क्या होता है, दे स्ट्रांगली गेट अट्रैक्टेड, they strongly get attracted towards external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, ये लोग वीकली अट्रैक्ट होते थे, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बिकॉज उनके पास एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होती है। अगर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो हो जाएंगे ऑब्वियसली, मगर हम नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड बात करें, सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा अच्छे से कौन अलाइन करता है, पैरामैग्नेटिक का। जैसे एग्जांपल हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो फेरस यानी आयरन का एग्जांपल हो गई, कोबाल्ट है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। तो जैसे ही बताया एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ और चाहिए तो नेट से ढूंढ सकते हैं और एग्जांपल चाहिए तो, ठीक है। तो ये था स्टोरी अबाउट मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कितने तरीके के सब्सटेंस होते हैं, तो तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट एंड पैरामैग्नेट, ठीक है। तो अब हम इन लोगों को कंपेयर करेंगे और इनके बारे में अच्छे स्टडी करेंगे, देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको टेबल के फॉर्म में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, टेबुलर फॉर्म में याद रहने में ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए हम टेबुलर फॉर्म में समझेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने आपको कंपेयर करने के लिए टेबल बना दिया पहले से, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो भी लंबी ना बने और जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है कंपेयर करने के लिए। तो देखो इस टेबल की हेल्प से आपको सारी चीजें एक बार में आ जाएगी, यानी पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी एक बार में समझ में आ जाएगी। पहला है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। अगर हम बात करें यहाँ पे डायमैग्नेट है, यहाँ पे लेट्स से पैरामैग्नेट है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहाँ पे फेरोमैग्नेट है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। चाहे डिफरेंस है, चाहे कंपैरिजन है, या कुछ भी है, आप इस टेबल को यूज करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज समझनी तो भी। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पे मैग्नेट रखा, दिस इज अवर नॉर्थ पोल,
दिस इज साउथ पोल, यहाँ पे हमारे पास डायमैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम मैग्नेट रखा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगेन हमने यहाँ पे रखा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये नमक है, ये सोडियम है एंड वो आयरन है, समझने के लिए। तो यहाँ पे नॉट देखो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, हल्का सा रिपेल करते हैं एक में से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, हल्का सा रिपेल कर देंगे उसको, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड आइए ये रिपेल कर देते हैं, तो इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं अपने से दूर भेजते हैं, रिपेल कर देते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अगर अलाइन हो रहे हैं। तो ये करें मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपोज करने के लिए करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसके अपने से दूर भेजते हैं, ये चाहते हैं कि इनके अंदर से कम मैग्नेटिक फील्ड पास हो, ठीक है। डायमैग्नेट्स, अगर हम बात करें पैरामैग्नेट्स की, तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये उसको हल्का सा अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है, हल्का सा अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसे जा रही थी हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया इसने, ठीक है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, देखो कितना खींचा, जितना बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड खींचा, ठीक है। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये एकदम स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींच लेते हैं, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखो ये काफी खींचे, मगर देखो मैग्नेटिक फील्ड जाना चाहिए कैसे, मैग्नेटिक फील्ड हम कंपेरिजन करें तो दिस सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। और इन्होंने हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया, इन्होंने हल्का सा अपने दूर भेज दिया, और इन्होंने बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींच लिया, बिकॉज ये काफी स्ट्रांगली अलाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना। तो ये था आपका कंपेरिजन बिटवीन इन्फ्लुएंस एंड द मैग्नेट, मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आके इनका कैसा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बर्ताव रहेगा, ठीक है। अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बात करें तो पता है ये सब्सटेंस क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं, तो इसमें लिखते हैं मैग्नेटिक डायपोल अलाइन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये अलाइन themselves लिटिल या टूवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं कुछ हद तक, ठीक है। और ये दे अलाइन themselves कंप्लीटली, यानी यहाँ पे दे कौन है, दे यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, यहाँ पे कौन है मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल जो है दे अलाइन themselves कंप्लीटली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये अपने को एकदम स्ट्रांगली अलाइन कर लेते हैं। बात है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेट रखा है, ये मैग्नेट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, देखो मैग्नेट के क्लोजली तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, मैग्नेट से दूर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगी। मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा कौन सा डायमैग्नेट, तो ये करेगा, ये कोशिश करेगा कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को, तो कहाँ जाएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड में, समझ में आया कि नहीं। देखो सब्सटेंस यहाँ रखा है डायमैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब स्ट्रांग जहां मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिपेल करेगा, कहां जाएगा टुवर्ड्स मैग्नेट, मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखते हैं ट्रिबली यानी हल्का सा, रिपेल या ऐसे कर लो, छोड़ो हल्का हल्का, मूव्स अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये करते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। ये क्या करते हैं मूव्स, ये अपने आप को टूवर्ड्स ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, मूव्स टूवर्ड स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, भले वो ज्यादा स्ट्रांगली नहीं करते हो मगर करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मूव करते हैं, वीकर रीजन से हायर रीजन में जाते हैं, क्योंकि हल्का सा ट्रैक करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, हल्का सा करते हैं तो कहाँ जाएंगे वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में,
to move towards stronger magnetic field from weaker magnetic field। अब हम बात करें पैरामैग्नेटिक फील्ड, तो मूव, ये भी इनका भी सेम है, मूव टूवर्ड स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये मैग्नेट का है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमने कोई बॉडी रखा है ना, यहाँ पे कोई बॉडी रखा है, तो बॉडी क्या होगा, बॉडी अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द मैग्नेट। यानी ये देखो वीकर मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैंने बोला था ना। मैग्नेट से जितना दूर जाओगे, अब यहाँ कोई चुंबक रखा है, ये चुंबक यहाँ रखा है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, कौन ज्यादा तेज खींचेगा, पास वाला। तो जैसे हम ये क्या करेंगे, वीकर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ दूर मैग्नेटिक फील्ड कम है उससे कहाँ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अब बात करें ससेप्टिबिलिटी की, ससेप्टिबिलिटी बताया था हमने क्या होता है, तो ये होता है, ये डायरेक्शन बताता है कि ये लोग किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। यानी अगर हम ससेप्टिबिलिटी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मैंने माना पॉजिटिव, और यहाँ पे जो डायपोल अलाइन करते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, किसमें, डायमैग्नेटिक में, तो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, हाँ, तो ये अपने आप को अलाइन करते हैं उसी डायरेक्शन में, मगर ये पूरा नहीं करते, करते हैं मगर हल्का सा करते हैं, तो ये पॉजिटिव है मगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और फेरोमैग्नेटिक काफ़ी हद तक अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, तो वो काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ सॉरी, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी होती है पॉजिटिव, है ना। और हम बात करें पैरामैग्नेटिक, इनकी हाईली पॉजिटिव होती है, हाईली पॉजिटिव, समझ में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के से अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए इनका नेगेटिव होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तरफ अलाइन हो जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव होता है। वो बहुत स्ट्रांगली उस तरफ अलाइन हो जाते हैं, इसलिए इनका स्ट्रॉन्ग या हाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में रिलेटिव परमेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है टर्म में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में ससेप्टिबिलिटी, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए तीन तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, देखो डायपोल अपने किस डायरेक्शन में अलाइन करता है, ये ससेप्टिबिलिटी होता है। अब डायपोल अलाइन करने के बाद कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो होता है परमेबिलिटी, है ना। यानी वो कितना अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी है, 10 टेस्ला, अंदर है 2 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर 10, अंदर, अगर डायमैग्नेट की बात करें, डायमैग्नेट में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो क्या हो जाएगा -2, 10 - 2 कितना हो जाएगा 1। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जो होती है उससे कम क्या होती है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जब परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है, 1 से, परमेबिलिटी 1 से कम होती है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बात करें तो हल्का सा अलाइन कर लेते हैं मगर बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, तो इनकी रिलेटिविटी 1 से बड़ी होगी ऑब्वियसली, अगर रेशियो निकालोगे, है ना। अगर अंदर देखो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बची इसकी, 8 बाहर, अंदर कितनी है 10, तो कितना है 0.8 डायमैग्नेट के लिए, तो कितना हो गया 1 से छोटी। अगर हम पैरामैग्नेट की बात करें तो मान लो इसमें अलाइन हो गया 2 टेस्ला पॉजिटिव, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है 2 टेस्ला पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 8 + 2, अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है 12 टेस्ला, जिसका निकालोगे 12/10, क्योंकि बाहर से कितनी लगी 10, तो बाहर सबके सेम रहेगा, तो कितना आ गया 1.2, तो 1 से बड़ी है। अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक में, तो जितना बाहर से अप्लाई करते हैं उतना काफी अंदर भी बन जाता है, यानी बहुत अच्छे से लाइन करते हैं ना, तो जितना बाहर है मैग्नेटिक फील्ड उतना अंदर बन जाएगा, तो 10 + 10 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20/2, 2। इसमें क्या होता है 1 से काफ़ी बड़ी होती है। अभी मैं एग्जांपल लिए इसलिए बता रहे हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है 1 से वैल्यू, ठीक है, परमेबिलिटी की। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं टेम्परेचर से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम समझे, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ा है, मैग्नेटाइजेशन पे क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है जितना रहता है। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक की, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन कम होता है। ऐसा क्यों होता है बता रहे, मैग्नेटाइजेशन कम होता है। अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन क्यूरियस टेम्परेचर को फॉलो करते हैं, कुछ टाइम बाद कम, ये क्या करते हैं क्यूरियस टेम्परेचर को फॉलो करते हैं। ये भी कम होता है मगर क्यूरियस टेम्परेचर, वो मैं आगे पढ़ेंगे क्यूरियस लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम डायरेक्टली लिखते हैं, आप लिखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये टेम्परेचर बढ़ाने से कोई, इंक्रीजिंग टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन मैग्नेटाइजेशन, यहाँ इंक्रीजिंग टेम्परेचर is inverse
यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइजेशन कम होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसमें क्या है, दे फॉलो क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ, यानी यही क्यूरीज लॉ भी यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम हो जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यूरीज लॉ भी यही बोलता है, मगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक टेम्परेचर होता है क्यूरीज टेम्परेचर, उसके बाद ही वो असर दिखता है ना। अब बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल क्या है बता ही चुके हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पानी, NaCl वगैरह, है ना। पैरामैग्नेटिक क्या होता है सोडियम, एल्युमिनियम वगैरह, और फेरोमैग्नेटिक का होता है आयरन, कोबाल्ट वगैरह। ठीक है, एग्जांपल से कुछ याद रखना है। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन। अब हम लोग को बचा है लास्ट का टॉपिक क्यूरीज टेम्परेचर, छोटा टॉपिक, बस इसी का एक पार्ट है, तो पढ़ लें, दिन खत्म है चैप्टर। सो इसके बाद आता है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ ये बोलता है दैट it states that it states that it states that the susceptibility of a magnetic substance or of a matter is inversely proportional to the टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है जो बताती है कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है, कितना कम मैग्नेटाइजेशन होता है। यानी मैग्नेटाइजेशन बताने के लिए कि डायपोल मूवमेंट किस तरफ अलाइन होंगे, कितना अलाइन होंगे, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, पार्टिकल रैंडमली मूव करेंगे और ज़्यादा मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मतलब जैसे मान लो पहले उनका ओरिएंटेशन ऐसे था, ठीक है, अभी और रैंडमली घूमने लगे, इलेक्ट्रॉन्स और रैंडमली मूव करने लगे, कोई इधर, है ना। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप जितनी लगा लो, ये पार्टिकल के पास एनर्जी है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तब क्या कर रहे हो, उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी मींस क्या, पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं। तब चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, पार्टिकल के पास एनर्जी है ना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वो इधर उधर मूव करेगा। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, रैंडम होगा। जब सारे मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडम होंगे, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है। तो अगर हम देखें, अगर कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये दूसरा मैग्नेट है ना, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। मगर मान लो हमने ये टेम्परेचर डालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे। ठीक है, सॉरी ये मैग्नेट है, मैग्नेट सब्सटेंस की बात करें ना, तो मैग्नेट है, इसको ऐसे रखते हैं। मैग्नेट मैटर की स्टडी करें ना, मैटर के पार्टिकल्स अलाइन हो गए थे हल्का सा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, यानी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं विद फोर्स F। ठीक है, हम मानिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाया, तुमने इसको एनर्जी दिया, अब इससे पार्टिकल इधर उधर घूमने लगे, क्यों, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एनर्जी मिल गई उसको, काइनेटिक एनर्जी, तो इधर उधर हिलने लगा है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड चाहे जितनी आप स्ट्रॉन्ग लगा लो, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, है ना। ठीक है, क्या ये अलाइन होंगे इस डायरेक्शन में, नहीं अलाइन नहीं होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, पार्टिकल रैंडमली मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो यहाँ देखिए ससेप्टिबिलिटी जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, किसके लिए, डायमैग्नेट्स के लिए। अभी हम बात करें डायमैग्नेट्स के लिए, डायमैग्नेट्स ससेप्टिबिलिटी चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही है, मगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो क्यूरीज कांस्टेंट आ जाता है C/V0/, ये है डायमैग्नेट के लिए। अगर हम बात करें पैरामैग्नेट्स के लिए या फेरोमैग्नेट्स के लिए, फेरोमैग्नेट्स के लिए, फेरोमैग्नेट में एक टेम्परेचर आता है ना, फेरोमैग्नेट्स में एक टेम्परेचर आता है, यानी अगर इसको हम जो ग्राफ बनाए थे उसकी हेल्प समझें, तो ग्राफ जो बनाए थे उसकी हेल्प से अगर समझे, तो ग्राफ में क्या था, देखो पहले स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी में कोई फर्क नहीं आता, कुछ टाइम बाद टेम्परेचर फॉल करने लगा था ऐसे, है ना। अब देखो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, है ना। तो क्यूरीज टेम्परेचर और जो फाइनल टेम्परेचर उसको हम बोलेंगे T, है ना। जैसे मान लो कि एक पैरामैग्नेट क्या होता है, पैरामैग्नेट में भी सेम चीज होगी, सॉरी फेरोमैग्नेट में भी सेम चीज होगी। पैरामैग्नेट हमारे पास कोई, इसमें हमने हीट दिया, मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ था, पहले हीट दिया, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो हीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में हल्का सा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, मगर क्योंकि इसके पार्टिकल इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, यानी इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट रेट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं आ रहा, देखो कुछ फर्क नहीं आ रहा, कहाँ तक, क्यूरीज टेम्परेचर तक।
क्यूरियस टेम्परेचर के बाद क्या होगा कि उन पर फर्क आने लगेगा। कैसे? क्या उसके बाद ये जैसे मॉल्टेन स्टेट में चले गए या तो कुछ ज़्यादा ही पिघल गए या तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट कर गया, इतना टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, उसको बोलेंगे क्यूरियस टेम्परेचर। उसके बाद देखो इनका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आगे और ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी ये फिर मैग्नेट के अगेंस्ट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। ध्यान से ससेप्टिबिलिटी दिखाते हैं सी टी माइनस टी सी, तो जाएगा ससेप्टिबिलिटी। सी तो कॉन्स्टेंट है, टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर, कितना ज़्यादा हमने टेम्परेचर बढ़ाया, और ये टीसी क्या है, क्यूरियस टेम्परेचर, यानी इससे ऊपर हमने कितना बढ़ाया। जैसे मान लो अगर फाइनल टेम्परेचर है 1000 डिग्री, ठीक है, और क्यूरियस टेम्परेचर 700 डिग्री किसी एक सप्ताह के लिए, तो जाएगा 1000 माइनस 7। यानी देखो पहले 700 के लिए ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, पहले 700 अगर हम 699 टेम्परेचर भी कर देते तो भी इसमें कोई फर्क नहीं आता फेरोमैग्नेट पे, ठीक है, मगर 699 से ज़्यादा हमने कर दिया, 700 कर दिया, उसके बाद फर्क आने लगेगा धीरे धीरे। तो उससे हमने कितना ज़्यादा किया, उससे हमने 300 ज़्यादा किया, तो इससे कितना फर्क आएगा, 300 फर्क आएगा। तो ये बता रहे हैं ससेप्टिबिलिटी स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहेगी, फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मान लो कि ये टेम्परेचर क्यूरियस टेम्परेचर से कम है, मान लो तुमने बढ़ाया टेम्परेचर 500 डिग्री तक, तो इसको माइनस करोगे, 500 माइनस टी सी 700, तो देखो -200 आ रहे हैं, यानी इस टाइम कोई फर्क नहीं आ रहा, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्यूरियस टेम्परेचर एक्चुअली में कुछ टाइम तक वर्क नहीं करता, मतलब जो ससेप्टिबिलिटी में जो चेंजेस है टेम्परेचर का, टेम्परेचर कुछ टाइम तक तो वर्क नहीं करता, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी कुछ टेम्परेचर के बाद वो असर दिखना शुरू होता है। तो इसलिए क्या है, स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसे, देन क्या है, डिक्लाइन कर रहा है। तो ये अबाउट फेरोमैग्नेट, और ये है पैरामैग्नेट के लिए, सॉरी ये पैरामैग्नेट्स के लिए, डायमैग्नेट में तो टेम्परेचर का असर होता ही नहीं, ये पैरामैग्नेट्स के लिए। डायमैग्नेट्स में तो चाहे आप जितना, डायमैग्नेट्स ऑलरेडी रिपेल करते हैं, सबसे जितना बड़ा टेम्परेचर कोई असर नहीं होता। अगर हम बात करें पैरामैग्नेट में तो उनमें ये रिलेशन बनता है, और हम बात करें फेरोमैग्नेट में तो उनमें ये रिलेशन बनता है। पैरामैग्नेट में जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे उनमें रैंडम मोशन होने लगेगा, और वैसे ही क्या होगा, उनका ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगा। फेरोमैग्नेट में कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते रहते, एक टेम्परेचर क्यूरियस टेम्परेचर के बाद वो जाके रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। तो ये था अबाउट क्यूरियस लॉ, इसके बाद फिर यहीं तक था चैप्टर, ठीक है। सो बस इतना ही है इस चैप्टर में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, उससे भी CS नंबर बनते हैं। अब अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो देखो ये इससे पहले वाला चैप्टर जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, ठीक है, उसके बाद ये वाला चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके बाद फिर अगला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद फिर से अगला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। ये चारों का मिला के 17 से 18 नंबर का पेपर बनता है, यानी 17 से 18 नंबर का इसमें क्वेश्चन आएगा, जो CBSE ने अभी नया सिलेबस गाइडेंस लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर है जिसमें क्या बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे देखो इसमें यही था, मैटर के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म हट गया है, इसका पीछा चैप्टर जो हमने पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना, उससे पहले तो सब में कुछ ना कुछ डिफाइंड चीजें फिक्स है, जैसे मान लो किरचॉफ लॉ अक्सर पूछा जाता है, गॉस लॉ अक्सर पूछा जाता है, तो ये सब जो है ये सब चीजें फिक्स है, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे हमको एडवांटेज मिलता है, हमको पता है कि अगर मान लो आपको बुक जो है, बुक बहुत मोटी है, आई नो, मतलब बड़ी बुक है, मगर उसमें क्या है, इसमें फिक्स किया हुआ है CBSE ने, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको पता है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप उन इंपॉर्टेंट चीजें फोकस करोगे तो पूरे सिलेबस का ज्यादा परसेंटेज है भी नहीं, वो मुश्किल से मुश्किल अगर आप पूरी बुक इंपॉर्टेंट चीज छांट के अलग कर दो तो वो 40% है। अब आप 40% पढ़ के और एग्जाम में पूछेगा सबसे ज्यादा तो 80% नंबर ला सकते हो। अब 40% बुक पढ़ना है और 80% नंबर लाना है, तो उसी हिसाब से सोचो, उसी हिसाब से रिएक्ट करो और समझो, और फिर उसी हिसाब से फिर अगर आप एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो आपका नंबर आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।